दोस्तों, अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न में आप डिडक्शन एग्जम्पशन अपनी इनकम से शो करते हैं। उन डिडक्शन उन एग्जम्पशंस के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट्स कुछ प्रूफ्स की जरूरत होती है जो आपके पास होनी चाहिए। वैसे तो इनकम टैक्स पोर्टल पर कोई भी अटैचमेंट या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करने होते इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ सकती है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी प्रूफ है, जो भी सर्टिफिकेट है, वो आपके पास रेडी होने चाहिए, वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए और वो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको संभाल कर रखने होंगे। क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद अगर कभी भी आपके पास नोटिस आ जाती है, एओ की तरफ से अगर नोटिस आती है जिसके अंदर उस इनकम रिलेटेड, उस एग्जम्पशन रिलेटेड, उस डिडक्शन रिलेटेड अगर कोई प्रूफ मांगा जाता है आपसे, एग्जांपल के तौर पर अगर आप किसी को डोनेशन देते हैं तो उस केस में डोनेशन की रसीद आपके पास होनी चाहिए। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया या फिर मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उससे रिलेटेड मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड आपके पास पॉलिसी या उस एक्सपेंडिचर का खर्चे की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट, ये प्रूफ जो भी आप एग्जम्पशन लेंगे, जो भी आप डिडक्शन लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अपनी इनकम के सामने, ये सभी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। कितने समय के लिए होनी चाहिए वो कोई दर्ज नहीं किया गया है। कितने समय पीरियड के लिए भी आप जो है आपको रखनी होगी फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि अगर इनकम टैक्स की अगर कभी भी आपको नोटिस आ जाती है तो ये सभी प्रूफ और डॉक्यूमेंट जो भी आपसे मांगा जाएगा, जो भी आपने डिडक्शन क्लेम किया है, जो भी आपसे अगर मांगा जा रहा है, अगर कोई प्रूफ या फिर कोई सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है तो उस केस में आपको ये सभी प्रूफ जो है वो सबमिट करने होंगे उस नोटिस से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी आपके पास रेडी होने चाहिए। अगर कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे रिटर्न फाइल करने के लिए, और रिटर्न फाइल करने के बाद भी कौन से डॉक्यूमेंट आपको संभाल करके रखने हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। और रिटर्न के बाद अगर कोई नोटिस आ जाती है तो उस नोटिस का जवाब देने के लिए आपके पास ये प्रूफ भी अवेलेबल होने चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारी वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। बात करते हैं अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, कीप हैंडी रखनी है, ताकि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करें तब उन डॉक्यूमेंट के द्वारा ही आप अपना इनकम और अपने डिडक्शन और एग्जम्पशन जो है क्लेम कर पाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर जो भी व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 30 जून 2023 आखिरी डेट है पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवाने की। अगर अभी तक आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो 30 जून तक आप करवा लीजिए लेट फीस के साथ। अगर ऐसा आप नहीं करते तो आपका पैन कार्ड जो है वो इनऑपरेटिव यानी इनएक्टिव कर दिया जाएगा। एक बार अगर आपका पैन कार्ड जो है वो इनऑपरेटिव या इनएक्टिव हो गया, उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैंडेटरली अपना आधार कार्ड अपनी पैन कार्ड से जाकर जो है लिंक करवाना होगा, जिसके लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जा सकते हैं। आधार स्टेटस के अंदर जाकर आप अपना आधार स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो आधार कार्ड है वो आपके पैन कार्ड से लिंक है या नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी। पैन कार्ड अगर आप डाल दीजिए, उसके अंदर जो पैन कार्ड के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी आपकी मैच होनी चाहिए। नेम और डेट ऑफ बर्थ दोनों ही मैच होनी चाहिए पैन कार्ड से। अगर ये मैच हो जाती है तो ओटीपी आपके आधार नंबर पर आ जाएगा। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर है रजिस्टर, उसके अंदर आपका ओटीपी आकर आप उसको वेरीफाई करके लिंक करवा सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं करवाया, 30 जून आखिरी डेट है दोस्तों, आखिरी मौका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो डेट है वो बढ़ाई गई है 3 महीने के लिए। तो प्लीज जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करवा लीजिए, अदरवाइज आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए आपका खुद का, और
आपके एम्प्लॉयर का, जहां पर भी आप वर्किंग कर रहे हैं, जिस कंपनी के अंदर आप वर्किंग कर रहे हैं, उस कंपनी का पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा फॉर्म 16 की बात करें तो जो टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है आपकी सैलरी में से पूरे साल के अंदर, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, जो भी आपकी कंपनी है जो आपका टीडीएस डिडक्ट करती है, तो आपका जो टीडीएस डिडक्ट करिए जिसके लिए वो फॉर्म 16 और टीडीएस सर्टिफिकेट आपको देती है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मंथ वाइज सैलरी स्लिप जो है वो आपके पास रेडी रखनी है, या फिर आप अपनी बैंक स्टेट के अंदर जो है सभी क्रेडिट अमाउंट आपकी होनी चाहिए, जो भी सैलरी है वो आपके हर महीने के अंदर क्रेडिट होनी चाहिए, वो भी आपके पास होनी चाहिए जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इसके अलावा आप जो कंपनी है जिसके अंदर आप जॉब कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप इंप्लॉय हैं, तो उस कंपनी के लेटर हेड पर एक सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, जिसके अंदर आप लिख सकते हैं कि हम जो इंप्लॉय है, एज ए इंप्लॉय हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी इतनी पूरे साल की सैलरी है, इतने पीरियड से लेकर इतने पीरियड तक हमने यहाँ पर वर्किंग करी है, ये आप लेटर हेड पर भी लिखवाकर अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई अलाउंसेस लिए जो टैक्सेबल अलाउंसेस है, या फिर कोई आपने एग्जम्पशंस लिया है, एग्जांपल के तौर पर अगर आप हाउस रेंट अलाउंस लेते हैं तो उस केस में अगर जो भी हाउस रेंट अलाउंस लिया है तो आपके पास रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए, आपका खुद का करनी है, लेकिन आपके भाड़े का घर है तो जो भी आपका लैंडलॉर्ड है उससे आप रेंट रिसिप्ट ले सकते हैं। अगर जो घर है वो आपके फादर का नाम कर भी है तो भी आप उनसे रेंट रिसिप्ट लेकर उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अलाउंसेस का। जो भी एचआरए है, अगर लीव ट्रैवल कंसेशन है, कन्वेंस अलाउंसेस है, तो एक्चुअल रिसिप्ट एक्चुअल बिल्स आपके पास रेडी होनी चाहिए, तभी आप अपने इनकम टैक्स अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो ये सभी चीजें आपके पास रहनी चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में अगर कभी कोई नोटिस आए तो ये सभी प्रूफ जो है वो आप दिखा सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो अगर आपको कोई ब्याज की इनकम आती है, चाहे वो बैंक से हो या फिर आपके कोई अदर अनसिक्योर्ड लोन आपने दे के रखा हो, तो कोई ब्याज की इनकम अगर आपको आ रही है तो उसके रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। अगर आपने बैंक के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट है जिसके अंदर आपने पैसा डिपॉजिट करके रखा है और उस केस में आपको सालाना के तौर पर 6 महीने के तौर पर आपको अगर ब्याज आता है, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए या फिर पासबुक होनी चाहिए जिसके अंदर सीधे सीधे जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो क्रेडिट दिखनी चाहिए, एंड उसका आप इनकम टैक्स रिटर्न में जो है क्लेम भी ले सकते हैं। 80DT ए के तहत आपको 10,000 तक की छूट मिलती है। अगर जो इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 साल से कम है तो उस केस में वो 10,000 तक सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज की छूट ले सकता है। सिटीजन की बात करें तो 50,000 तक छूट मिलती है, ना ही सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट पर बल्कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी मिलती है। फिक्स्ड डिपॉजिट रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट हो, सर्टिफिकेट हो या आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो, क्लोजर अमाउंट हो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो, कितना पूरा आपको ब्याज मिला पूरे साल के अंदर, वो आप देखकर आप जो है बैंक से जो है सर्टिफिकेट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैंक है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करती है, या जो अनसिक्योर्ड लोन अगर आपने दिया है, किसी को लोन पर दिया, तो जो ब्याज आपको दिया जा रहा है अगर वो टीडीएस लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में आपका टीडीएस जो वो डिडक्ट अगर होता है तो उस केस में आप सर्टिफिकेट उनसे ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, जो भी अदर पार्टी है उनसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सर्टिफिकेट के साथ आप जो है उनसे स्टेटमेंट, कंफर्मेशन स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। कंफर्मेशन स्टेटमेंट में जो भी आपका क्लोजिंग अमाउंट होगा, इंटरेस्ट होगा, टीडीएस होगा, वो सभी चीजें जो कंफर्मेशन स्टेटमेंट, कंफर्मेशन बैलेंस है, जो पार्टी अनसिक्योर्ड पार्टी है उससे आप लेकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे सही से। आप अपने इनकम और एग्जम्पशन और डिडक्शन यहां पर जो है, अब अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए 26AS, यानी फॉर्म 26AS, जो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करने के बाद आप 26AS जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। 26AS हो गया या फिर AIS हो गया, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों 26AS बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टीडीएस या टीसीएस क्लेम करने के लिए। जो भी क्रेडिट है टीडीएस और टीसीएस की, वो आपका जो डिडक्टर है या कलेक्टर है वो आपका जो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद जो है टीडीएस रिटर्न बनने के बाद जो 31 मई लास्ट डेट है फॉर लास्ट क्वार्टर जनवरी से मार्च के लिए, जो रिटर्न की डेट है 31 मई के बाद जो है वो आपका 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट किया जाएगा, यानी एक वीक का समय लगेगा, जिसके बाद जो है आपका 26AS जो वो अपडेट हो जाएगा एंड आपका जो टीडीएस है, जो भी बैंक से कटा है, जो भी अदर पार्टी से कटा है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई बिजनेस है आपका, कॉन्ट्रैक्टिंग का बिजनेस है, तो उसके इसमें अगर 94C कटा है, ब्याज की कोई इनकम है तो ब्याज के इनकम पर अगर कोई कटा है, ब्रोकरेज की इनकम है तो ब्रोकरेज का 194H का अगर कोई टीडीएस कटा है, तो ये सभी चीजें, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो भी आपका जो टीडीएस है 192 के अंदर वो सभी 26AS फॉर्म के अंदर दिखाई देता है। जो भी रिफंड होता है वो भी सब आपके 26AS के अंदर ही दिखाई देता है। पिछले सालों का अगर कोई अगर आपको रिफंड मिला है तो वो भी आपके 26AS के अंदर ही रिफ्लेक्ट किया जाएगा। दोस्तों 26AS बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 26AS के अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन जो है आपके टीडीएस
रिलेटेड अगर नहीं आ रही है, अगर आपना जो एम्प्लॉयर है उसने अपना टीडीएस डिडक्ट किया पर वो 26A के अंदर नहीं आ रहा, बैंक ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया लेकिन 26A के अंदर नहीं आ रहा, तो बैंक में जा सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर के पास जा सकते हैं, अपना जो रिटर्न है टीडीएस रिटर्न है वो उनको रिवाइज करने के लिए कह सकते हैं, अपना पैन कार्ड अपडेट करवाने के लिए कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपना पैन कार्ड देना कभी भी मत भूलिए बैंक के अंदर, अदरवाइज आपका 20% यानी हायर टीडीएस जो वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर बैंक में एक बार टीडीएस जो है रिटर्न अगर फाइल कर दिया तो बहुत ही मुश्किल होती है कि बैंक जो है कई बार जो है अपडेट ही नहीं करता है एंड आपका जो टीडीएस है बिना मतलब के ही डिडक्ट हो जाता है, यानी आपकी जो इनकम है, जो सोर्स है, जो इंटरेस्ट आपका कमाना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज पर, वो इंटरेस्ट ही आपका जो टीडीएस के रूप में जो है कम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी बैंक में पैन कार्ड जरूर दीजिएगा और 26A जो है वो डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा, जो भी आपके इंटरेस्ट है उसके मुताबिक जो आपका टीडीएस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, 10% के हिसाब से अगर नहीं कर रहा तो जल्द से जल्द आप अपने बैंक को कांटेक्ट करिए, आप अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करिए या कोई थर्ड पार्टी है जो आपका डिडक्टर है उसको कांटेक्ट करिए और आपका टीडीएस जो उसके अंदर रिफ्लेक्ट करवाइए। एक बार टीडीएस अपडेट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है 26A के अंदर, उसके बाद जो है आप अपना इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं डिडक्शंस के लिए सेक्शन 80C के अंदर जिसके आपका 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 5 साल की फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट के अंदर या फिर एनएससी के अंदर अगर आप निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं, यूएलआईपी के अंदर निवेश करते हैं, तो इन सभी के लिए आपके पास प्रूफ होना जरूरी है। दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं सेक्शन 80C के तहत, अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं 1.5 लाख रुपए तक का, तो इन सभी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपके पास प्रूफ होने चाहिए। ऐसा देखा गया इनकम टैक्स द्वारा के लोग, ज्यादातर जो लोग हैं वो 80C के अंदर 1.5 लाख की छूट ले लेते हैं लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्रूफ नहीं होता या इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस का सामना करना पड़ जाता है। या फिर डोनेशन की बात करें 80G के अंदर, जिसके अंदर भी क्लेम ले लेते हैं लेकिन डोनेशन रिसिप्ट नहीं रखते हैं। दोस्तों ऐसी गलती आप मत करिएगा, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसका डिडक्शन क्लेम करिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, आपने पेमेंट करी है पर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो जल्द से जल्द इन डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना मत भूलिएगा। एक बार अगर आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद आपको इसको संभाल के रखना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कभी भी आपके लिए नोटिस अगर आ जाती है तो उस केस में आपके पास ये सभी प्रूफ होने चाहिए, ताकि आप अपने जो ऑफिसर है उसको ये सभी प्रूफ दिखाकर आप अपना जो एडिशन है वो करने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी डिडक्शन लेना चाहते हैं, चाहे वो सेक्शन 80C रिलेटेड हो या फिर मेडिक्लेम 80D रिलेटेड क्यों ना आप लेते हो, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हो, आप खुद पे मेडिकल पॉलिसी ले रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स पर ले रहे हो या फिर आप अपने पेरेंट्स पे ले रहे हो, एक्सपेंडिचर करवा रहे हो, तो उन सबकी रिसीप्ट, उन सबकी LIC की पॉलिसी जो है, मेडिकल की जो पॉलिसी है वो आपके पास होनी चाहिए। आप सेक्शन 80G के अंदर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, डोनेशन करना चाहते हो या फिर आप पॉलिटिकल पार्टी को अगर कंट्रीब्यूशन करते हो तो उस केस में ये सभी प्रूफ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये प्रूफ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है। आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इन्वेस्टमेंट की तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर किसी एक्सपेंडिचर का आप क्लेम लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल होने चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। क्या क्या एक्सपेंडिचर है आइए जानते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं प्रोविडेंट फंड के अंदर तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ट्यूशन फीस, आप अपने बच्चों की अगर ट्यूशन फीस भर रहे हैं, 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, तो ट्यूशन फीस रिलेटेड जो है ट्यूशन फीस रिसिप्ट या फिर स्कूल कॉलेज जो भी यूनिवर्सिटी में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसके रिलेटेड जो भी रसीद है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई घर लेते हैं जिसके लिए आपने स्टैंप ड्यूटी पे करी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, लीगल फीस अगर आपने कोई पे करी है तो वो भी आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट, उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, स्टैंप चार्जेस डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस रिलेटेड जो पेमेंट रसीद है वो आपके पास होनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट अगर आप करते हैं तो उसकी रिसिप्ट वो भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपने घर जो है वो लोन पर लिया है तो उस केस में जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, रिपेमेंट है, उसकी आपको छूट मिल जाती है सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए की। तो वो जो लोन स्टेटमेंट है, जो लोन शेड्यूल्स है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि उसके बेसिस पर जो वो कैलकुलेशन करके आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें और उसका डिडक्शन क्लेम कर सकें। अगले पॉइंट पे, तो अगर आपने जो घर लिया है वो अगर लोन पे लिया है और उसका अगर आप ब्याज पे करते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में 2 लाख तक की आपको छूट मिलती है। और अगर लेट आउट है तो उस केस में नो लिमिट है, यानी कितना भी अगर आप ब्याज पे करते हैं तो उस केस में आप जो छूट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका जो लॉस अगर होती है हाउस प्रॉपर्टी से जिसके अंदर अदर इनकम के सामने सेट ऑफ की रेस्ट्रिक्शन 2 लाख रखी गई है, यानी लेट आउट के केस में भी 2 लाख से ज्यादा का आप जो ब्याज की छूट नहीं ले पाएंगे, तो उसके रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जो भी बैंक है उससे बैंक से जो है आपको सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
ले सकते हैं, या फिर जो लोन का रिपेमेंट किया गया है तो उसके हिसाब से जो स्टेटमेंट है वो भी आप ले सकते हैं। आपका बैंक स्टेटमेंट है जिसके अंदर अमाउंट जो है आपकी डेबिट हुई है इंटरेस्ट अमाउंट, तो वो भी आप उसमें ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं, खुद पर लेते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स पर लेते हैं, तो उसका भी डिडक्शन, इंटरेस्ट का ब्याज आपको 8 साल तक की छूट मिलती है 100% के रूप में, तो उसका भी ब्याज का स्टेटमेंट या सर्टिफिकेट आप क्लेम कर सकते हैं अपने बैंकर से या कहीं और से। अगर आपने लोन लिया है, एजुकेशन लोन इंस्टीट्यूशन से लिया, तो इंस्टीट्यूशन से भी आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केटिंग करते हैं, तो आपकी जो भी स्टॉक ब्रोकर होगा जिसके पास ऑलरेडी आजकल अवेलेबल रहता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहते हैं, ऑनलाइन अगर आप स्टॉक ब्रोकिंग करते हैं, डीमेट अकाउंट खुलवा के रखा है आपने, या फिर ऑनलाइन अगर आप करते हैं जीरोधा से करते हैं, या फिर कोई अदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से अगर आप कर रहे हैं, तो उनके पास, सभी के पास जो है आजकल कैपिटल गेन रिलेटेड सभी रेडी डॉक्यूमेंट रहते हैं। रेडी आपके पास जो है सेल, परचेज, बाइंग रेट सभी अवेलेबल रहती है। आप उनसे कांटेक्ट करके आप अपनी जो कैपिटल गेन रिलेटेड जो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न बनना है, आप उनसे कह सकते हैं और वो आसानी से आपको ये सभी जो चीजें हैं एक्सेल शीट में या फिर जो है पीडीएफ या कोई भी फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बेसिस पर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप अपना कैपिटल गेन, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करना चाहते, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो उस केस में भी आप जो है अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो कर सकते हो। इनकम टैक्स लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करते हो तो 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप बचा सकते हैं इस साल अगर आप बुक कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट रिलेटेड म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने निवेश किया तो म्यूचुअल फंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको जमा करने होंगे, अपने पास रखने होंगे, ताकि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे तब ऐसे इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड दिखा सकते हैं। अगर कोई कैपिटल गेन हुआ उस साल के अंदर तो वो भी आप उसके अंदर बुक करवा सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने देखा ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, कीप हैंडी होनी चाहिए अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, इसके लिए आखिरी डेट है 31 जुलाई। ये सभी डॉक्यूमेंट, ये सभी इनकम प्रूफ, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, डिडक्शन प्रूफ, एक्सपेंडिचर प्रूफ आपके पास अवेलेबल होने चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त, और रिटर्न करने के बाद भी आपको इनको संभाल कर रखना है। कोई टाइम पीरियड नहीं है। अगर कोई नोटिस आ जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी क्लैरिफिकेशन आपसे मांगा जाता है तो ये एविडेंस के रूप में आप दे सकते हैं। जो भी डिडक्शन, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है इसका प्रूफ आप देकर आप जो है नोटिस को जो है जवाब दे सकते हैं, नोटिस से जो है बच सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये सभी डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखने हैं। इन डॉक्यूमेंट के अलावा अगर आपको लगता है कोई और भी डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए, नीचे कमेंट करके हमें आप जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय जय।